नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं अधिकारी वाला यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा पढ़ लिया था। दक्षिण भारत के इतिहास की समाप्ति हो गई थी। उसके बाद मैंने मध्यकाल स्टार्ट ना करके आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ करने का विचार किया है, क्योंकि मध्यकाल के क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा कम रहता है और आधुनिक भारत का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और आता भी है। इसकी प्रासंगिकता दिन में दिन बढ़ती जा रही है एग्जाम में, जिस हिसाब से पैटर्न यूपीए पीएससी चेंज कर रहा है अपना। और अभी हाल ही में आपका 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम भी होने वाला है पीसीएस का। अफवाहों पर ध्यान ना दें, आयोग अपना जब भी निर्णय देगा देगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको 1857 के पहले का भारत और 1857 के बाद का भारत, पहले का भारत और बाद का भारत, जिससे कि पढ़ने में सुविधा हो, आसानी रहे। तो हम लोग देखते हैं कि 1857 के पहले के भारत में क्या क्या चीज़ें हैं। तो 1857 के पहले के भारत में हम देखेंगे कि 1857 के अंत तक होते होते मुगलों का पतन कैसे हो गया, यूरोपीय कंपनियां कैसे आई भारत में और कैसा इनका उद्गम हुआ। मराठों का उत्कर्ष और पतन देखेंगे हम लोग इसी में। और अंग्रेज़ों का विस्तार देखेंगे, भारतीय रियासतों के बारे में देखेंगे कि किस तरह भारतीय रियासतें सर्वाइव करती हैं अंग्रेज़ों के शासन में, कंपनी के शासन में। और 1857 की पृष्ठभूमि देखेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जो 1857 का विद्रोह हुआ। और कुछ पूर्व विद्रोह भी देख लेंगे हम लोग 1857 के पहले, कि इसकी पृष्ठभूमि के बनने के पहले कि क्यों ऐसे भी विद्रोह हुए होंगे जो जिन्होंने इसकी पृष्ठभूमि तैयार की। ठीक। 1857 के बाद के भारत में देखेंगे हम लोग 1857 का विद्रोह, कंपनी का समापन, मतलब कंपनी का शासन समाप्त हो गया है, अब क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाएगा। संगठनों का उदय देखेंगे, कौन कौन से संगठन हुए और आंदोलन हुए इनके लिए। कांग्रेस की स्थापना देखेंगे, इसकी कार्यप्रणाली को समझेंगे, किस तरह कार्य करती थी और इसने क्या क्या कार्य किए भारत में। इसी के साथ बाद में गांधी युग प्रारंभ होगा, कांग्रेस के भी चलती रहेगी लेकिन गांधी युग भी आ जाएगा। और क्रांतिकारी संगठन पढ़ेंगे, इन्हीं क्रांतिकारी संगठनों में हम भगत सिंह, आज़ाद गुरु, आज़ाद और राजगुरु के बारे में पढ़ेंगे। और फिर स्वतंत्रता देखेंगे, कैसे भारत को मिली, भारत छोड़ आंदोलन हुआ, कैसे क्या स्वतंत्रता मिली, और भारत का वर्तमान और भविष्य। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना लेट किए। हम लोग देखते हैं कि 1707 ईस्वी जब आती है तो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। अब औरंगजेब ने अपनी वसीयत बनाई, लेकिन औरंगजेब के पुत्र औरंगजेब जैसे ही निकलेंगे, उन्होंने इसकी वसीयत को मानने से इनकार कर दिया और उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ कर दिया। जिस तरह औरंगजेब ने शाहजहाँ का कहना नहीं माना और उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाइयों की हत्या कर दी, दारा सिकोह की, मुराद की, दानियाल की, ठीक, मुराद की। तो इसी तरह इनको देखेंगे हम लोग। इसके तीन बेटे थे औरंगजेब के, मुअज्जम, आजम और काम बख्श। मुअज्जम ने दोनों भाइयों को पराजित किया और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजा बना, शासक बना। इसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यह नीतियों को टालने में सिद्धहस्त हो चुका था। औरंगजेब ने इन सभी पुत्रों को अपने जेल में रखा था, और जेल में रखने के कारण इनकी सोचने समझने की क्षमता उस हिसाब से नहीं रही जिस हिसाब से किसी राजा की होनी चाहिए, किसी शासक की होनी चाहिए। उसे शाह ए बेखबर कहा गया। इसने राजपूतों के साथ अच्छे से संबंध भी स्थापित किए, दोबारा दोबारा इसने जीता भी राजपूतों को, उनके राजस्थान के जो राजपूत थे। और एक अंग्रेज इतिहासकार है, उसने कहा कि ये आखिरी मुगल है, बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में कहा कि ये आखिरी मुगल है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद इसका पुत्र जहांदार शाह राजा शासक बनता है, मुगल बादशाह। जहांदार शाह के समय जजिया का उन्मूलन कर दिया जाता है सैयद बंधुओं के आग्रह पे। और इसके बाद इसका पुत्र एक भतीजा होता है फरूख सियार, जो उसकी हत्या कर देता है। जहांदार शाह की इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए। फरूख सियार के शासनकाल में ही बंदा बैरागी का दमन किया जाता है 1716 में। ठीक। बंदा बैरागी वही सिखों का एक व्यक्ति होता है, उसी के नेतृत्व में सिख दमन कर रहे होते हैं, तो बंदा बैरागी का दमन किया जाता है। इसका मूल नाम लक्ष्मण सिंह था बंदा बैरागी का, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा। फरूख सियार के शासनकाल में पुनः जजिया लगाया गया। तो इसकी हत्या जो है सैयद बंधुओं द्वारा कर दी गई, दो सैयद थे और उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो सैयद बंधुओं ने के बाद रफ़ीउद्दर्जत को राजा बनाया। कुछ महीनों बाद, एक दो महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई रफ़ीउद्दर्जत की। रफ़ीउद्दौला को राजा बनाया, ये रफ़ीउद्दर्जत का बड़ा भाई था, रफ़ीउद्दौला। इसने शाहजहाँ द्वितीय की उपाधि दी,
धारण की, लेकिन 3 महीने बाद इसकी भी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, लेकिन मृत्यु हो गई कहा जाता है, इतिहास में तो ये लिखा है। इसके बाद राजा बना मोहम्मद शाह रंगीला। इसके बारे में कहानी, इसका नाम ही रंगीला इसलिए था, एक नर्तकी से इसको प्यार हो गया, तो उससे इसका बेटा भी बना, वही बाद में राजा बनेगा मोहम्मद शाह के बाद, उद्धम भाई नाम की नर्तकी से। और इसके शासनकाल में आखिरी बार सिज्जी हटाया गया, ये इंपॉर्टेंट है कब हटाया गया, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। सैयद बंधु मारे गए। फर्रुख सियर के समय वजीर था मीर जुमला, इसका नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसका वजीर देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कभी कभी एग्जाम पूछ जाता है, तो वजीर इसका था एक वजीर, उसका नाम था मीर जुमला। ये कहता था कि मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर ही मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं, इसीलिए सैयद बंधुओं ने इसे मार डाला। मोहम्मद शाह रंगीला आता है, उसके बाद इस मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण होता है भारत में। नादिर शाह अफगानिस्तान से आता है, ईरान से, और आक्रमण करता है। इसके शासनकाल में ही अवध का राज्य, हैदराबाद का राज्य और बंगाल का राज्य स्वतंत्र होते हैं। मतलब कि ये 17 अवध जो स्वतंत्र होता है 1724 में स्वतंत्र हो जाता है। इसी तरह 1728 के आसपास ये स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक। और 1727 के आसपास बट ठीक 1727 के आसपास बंगाल, मुर्शिद कुली खान इसको स्वतंत्र बना लेता है बंगाल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, परेशान ना होइए। अहमद शाह रंगीला का पुत्र होता है, इसकी माँ उद्धम बाई एक नर्तकी होती है, मैंने बताया आपको। इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, उसमें राजा होता है मोहम्मद शाह रंगीला भी राजा होता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके शासनकाल में आक्रमण होता है 1748 में पहला आक्रमण। इमादुल मुल्क द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, इसकी नहीं, इसकी हत्या कर दी गई अहमद शाह की, ठीक है। इमादुल मुल्क इसका वजीर होता है, इसकी हत्या कर देता है अहमद शाह की। ये लोग बता के भेजते हैं इसको अहमद शाह अब्दाली को, अवध के नवाब जो होते हैं मुझसे, शहादत उल मुल्क होता है अवध का नवाब, और इससे बात करता है और इसको किसी तरफ सुलझा फुलझा के भेज देता है, लेकिन मानते नहीं लोग, और ये दिल्ली तक आता है, आगमन करता है, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा जो होता है भारत का, लेके चला जाता है, ठीक। आलमगीर द्वितीय इसके बाद इसका पुत्र बनता है राजा, और इसकी भी हत्या इमादुल मुल्क द्वारा कर दी जाती है। इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध होता है, आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं किस मुगल राजा के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो आलम द्वितीय इसका बेटा होता है, ये डर के मारे आता ही नहीं है इमादुल मुल्क कि मुझको भी मार डालेगा, तो ये छुपा बैठा रहता है। उसके बाद मराठों के सहयोग से ये आता है दिल्ली, और शासक अपनी गद्दी संभालता है। इसका मूल नाम क्या होता है? अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम, कभी कभी कुछ राजाओं के मूल नाम पूछ लेते हैं, अली गौहर होता है इसका मूल नाम। इसके शासनकाल में ही बक्सर का युद्ध होता है, एक सुजाउद्दौला और मीर कासिम, दो अन्य लोग होते हैं, एक। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद अकबर द्वितीय राजा बनता है 1837, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला राजा होता है, बादशाह होता है ये। इसी ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इसने भेजा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देके लंदन, कि जाओ भाई अंग्रेजों से कहो कि हमारी पेंशन बढ़ाएं, तो इसलिए गए थे। वहीं पे राजा राम मोहन राय की एक ब्रिस्टल जगह है लंदन में, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल, वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है राम मोहन राय की। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय जो हैं राजा बनते हैं, और इन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति होती है, विद्रोह होता है, और बाद में इसको रंगून भेज दिया जाता है और वहाँ पे इनकी
मृत्यु हो जाती है। बस इतना ही इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही नहीं कुछ इनके बारे में तो बताएंगे, कोई उपलब्धि तो थी नहीं। माटा संघ इनके पैरेलल ही चलता है। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, आधुनिक भारत प्रारंभ हो चुका है, और मराठा एक बार फिर देश को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरह से ये संगठित नहीं कर पाते हैं अपने आप को कि ये एक मुगल के मुगलों का विकल्प बन सके। ऐसा कह सकते हैं कि मुगलों का विकल्प बन सके, लेकिन ये मुगलों का विकल्प बन ना सके। पेशवा, तो हम लोग देखते हैं पहले पेशवा कौन थे। पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 20। इन्होंने सैयद बंधुओं के साथ संधि की और फर्रुख सियर की हत्या कर दी। समझ में आया कि फर्रुख सियर की हत्या कैसे हुई। और मुगल साम्राज्य से दक्कन से चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया, कितने, 6 सूबों से। आगे पूरे सूबों से मिल जाएगा दक्षिण भारत के। दक्कन मतलब दक्षिण भारत के 6 चौथ वसूलने का अधिकार हो गया। चौथ और सरदेश मुखी इनका ही स्रोत था राजस्व का। बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनता है। इसके बाद विश्वनाथ का बेटा होता है बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ का बेटा होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है। कहते हैं सबसे कम उम्र में पेशवा बना था ये, इसे लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना था। बाजीराव मस्तानी कहानी मूवी बनी थी अभी। मुगल साम्राज्य की जड़ पर प्रहार करने का सलाह दी। ये दिखाया भी गया है मूवी में सीन कि जड़ पे प्रहार करिए, ठीक है। निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद का निजाम होता है, इसे चिंकलीज खान भी कहते हैं। निजाम उल मुल्क चिंकलीज खान, इसने हैदराबाद को स्वतंत्र बनाया था, इसी ने। अवध को किसने स्वतंत्र बनाया था? शहादत उल मुल्क। अवध को किसने स्वतंत्र बनाया था? अवध में राजा था, बट अवध का राजा कौन था? शहादत खान, शहादत, ठीक। और इसका निजाम मुल्क हैदराबाद का था, इसी ने हैदराबाद को स्वतंत्र बनाया था। 1722 में इसको स्वतंत्र बना दिया था इसने, ठीक। स्वतंत्र का मतलब था कि इसका कहना मानते थे मुगलों का, मुगल बादशाह का, लेकिन एक तरह से स्वतंत्र हो गए थे, तो मुगलों से स्वतंत्र, ठीक है। स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, ठीक। ये कहानी थी। और इसने छत्रसाल के, बुंदेलखंड के जो छत्रसाल थे, जवानी में तो बड़े लड़ाकू थे छत्रसाल। इनकी कहानी में, इनकी कहानियाँ बोली जाती बुंदेलखंड में तो वीरता की। लेकिन उम्र हो गई थी तो मुगल एक वजीर होता है, सेनापति, वो इस पर आक्रमण करता है बुंदेलखंड में। तो इसकी सहायता मांगते हैं ये वजीर फर्स्ट से, और इनकी सहायता करता है। मस्तानी बाई इनकी एक बेटी होती है, मुस्लिम पत्नी की इनकी बेटी होती है मस्तानी बाई। इसके बाद बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। कुछ नाटकीय घटनाक्रम में होता है कि मस्तानी बाई को कैद कर लिया गया है, और इनकी याद में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका पुत्र बनता है बालाजी विश्वनाथ, ये भी सबसे कम उम्र में पेशवा बना फिर। इनसे भी कम उम्र का था, अगर ये 20 का था, ये 19 का था। इन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, ये भी अच्छा पेशवा था। इसने छत्रपति का उत्तराधिकारी था, उसके साथ संगोलक संधि कर ली। तो और अब छत्रपति कहा गया, भैया तुम पुणे के महल में रहो बस, बाकी हम संभाल लेंगे मराठों को। और इसी के शासनकाल में महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध। इनका एक पुत्र था विश्वास राव, सेनापति जो बन के गया था, और एक सदाशिवराव भाऊ भी थे, इनके चाचा लगते थे जो, वो। 14 जनवरी, ये 14 जनवरी है, ठीक है। 14 जनवरी को इसका युद्ध होता है, और विश्वास राव भी मारे जाते हैं, सदाशिव राव भी मारे जाते हैं। एक काशीराज पंडित होते हैं, काशीराज पंडित ने इसका युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है, पानीपत के तृतीय युद्ध का। कहा कि 2 सोने की मोहरें खो गई हैं, और सोने और चांदी की छत्ती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ऐसे सूचना इन्होंने दी नाना साहब को, और इसी सदमे से इनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद माधवराव पेशवा बनते हैं, 1761 से 72। इन्होंने, ये वीर पेशवा होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। हैदर अली और निजाम को ये काफ़ी बार पराजित करते हैं।
हैदर अली मैसूर का शासक होता है और निज़ाम हैदराबाद का निज़ाम है जो। तो आलम द्वितीय को सिंधिया के सहयोग से ये दिल्ली लाते हैं, ठीक है, बताया था ना मैंने। तो ये सिंधिया के सहयोग से दिल्ली आते हैं। इसके बाद इनका पुत्र बनता है नारायण राव राजा, और इसके एक चाचा होते हैं रघुनाथ राव, वो हत्या कर देते हैं और ये भाग जाते हैं, अंग्रेजों से बसिंग की संधि करते हैं। इसके बाद इनके एक नवजात शिशु होते हैं, इनकी पत्नी प्रेग्नेंट होती हैं और माधव नारायण राव को जन्म से पहले ही पेशवा घोषित कर दिया जाता है। तो जन्म से पहले अगर पेशवे को पेशवा घोषित किया गया है तो वो है माधव राव नारायण राव, इनका नाम याद रखिएगा। पेशवाओं में सबसे बड़ी बुराई ये थी कि ये ज़्यादा जिंदा ही नहीं रह पाए बेचारे, सभी 20-20 साल, 19-19 साल, 18-18 साल में मर गए। देखिए सब ऐसे ही हैं। 61 से 72 हैं ये तो, आगे भी ये 73-95 रहे। रघुनाथ राव भाग गया और उसने सूरत की संधि कर ली। ये देखिए, इनकी हत्या करने के बाद भाग गया था ये और अंग्रेजों से सूरत की संधि कर लेता है कंपनी से 1775 में। और सूरत की संधि के साथ ही प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है 1775 से 82, लिखा भी हुआ है, ठीक है। और मराठा इसमें जीत जाते हैं। साल भाई की संधि होती है, अंग्रेजों को हराते हैं खूब जम के ये लोग। अंग्रेज कहते हैं अच्छा, ये चलो कोई नहीं। इसके बाद बाजीराव द्वितीय शासक बनता है। यह अयोग्य होता है, कोई खास नहीं होता। यह रघुनाथ राव का दत्तक पुत्र होता है, रघुनाथ राव ने इसको गोद लिया होता है, सगा पैदा नहीं होता। ये भी अंग्रेजों के साथ बसिंग की संधि करता है और इसके तहत, इसी संधि के तहत ये वेलेजली उस समय शासक होता है और सहायक संधि स्वीकार कर लेता है, वेलेजली के शासनकाल में ही। और दूसरा और तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध इसी के शासनकाल में होगा। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध कब होगा? पहला तो देखिए, पहला ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं दूसरा लिख देता हूँ। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध, ये होगा 1803 से 5 के बीच में, ठीक। और तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध, ये होगा आपका 1816 से 18 के बीच में, 1818 के बीच में, ठीक। इसके बाद मराठा पराजित हो जाते हैं और इनके एक पुत्र होते हैं, नाना साहब बनते हैं, है ना, जो 1857 में भाग भी लेंगे। और उनको पैसा, इनको करके इनको बाद में पेंशन दे दी जाती है और मेरठ भेज दिया जाता है, जाइए आप कहिए बिठूर, मेरठ नहीं बिठूर निर्वासित कर दिया जाता है, ठीक है, इनको बिठूर भेज दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। मराठों के सहयोगी देख लेते हैं क्या है। कभी कभी इनके बारे में प्रश्न आ जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि क्वेश्चन गलत हो जाए। इनको देखते हैं। मराठों के सहयोगी इंदौर के होलकर मल्हारराव होलकर थे। ये सब पेशवा बालाजी विश्वजीराव के साथ, बाजीराव के साथ थे ये, है ना, बालाजी बाजीराव के साथ ये थे। उसने ही पेशवा बनाया था इनको। इंदौर के होलकर ग्वालियर के सिंधिया थे। इसकी स्थापना राणोजी सिंधिया ने की थी और बाद में महाजी सिंधिया थे। ये तृतीय पानीपत का जब युद्ध होता है ना, तो छोटे बालक होते हैं ये, इनका काम होता है पानी देना, जो सैनिक थक गए हैं, उनको पानी पिलाने का काम करते होते हैं ये। तो ये बच जाते हैं युद्ध में। बाद में ये भी एक सेनापति के रूप में बनते हैं, महाजी सिंधिया। बड़ौदा के गायकवाड़ दामाजी गायकवाड़ थे, इन्होंने स्थापना की थी, दामाजी। नागपुर के भोसले रघुजी भोसले। और धार के उदयजी पवार, ये इनके सहयोगी थे मराठों के। अहिल्याबाई होलकर इनकी पुत्रवधू थी, ठीक है, मल्हारराव होलकर की अहिल्याबाई। इन्होंने ही काशी के सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक। अहिल्याबाई होलकर ने ही काशी के शिव भक्ति, तो काशी के सोमनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया था।
तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं ना। छोटी सी क्लास थी। इसके बाद हम लोग कंपनी देखेंगे, यूरोपियों का आगमन देखेंगे, और आगे देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह बाकी कंपनियों को पराजित किया, फ्रांस को, डेनमार्क वालों को, डचों को कैसे पराजित किया, और एक शक्ति के रूप में उभरे, भारत की एकमात्र शक्ति के रूप में अंग्रेज उभरे, और किस तरह फिर आगे चल के इन्होंने बंगाल पे अपने विजय प्राप्त की। बंगाल उस समय समृद्ध प्रांत था भारत का। उस समय बंगाल में बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, अलग नहीं थे, इसलिए वो समृद्ध था। और किस तरह वो आगे में शक्ति बने और कैसे कैसे पृष्ठभूमि बढ़ी, ये हम लोग देखेंगे। जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे जिससे कि और भी सब्जेक्ट पढ़ सकें। अगर समय नहीं बचता है हम लोग के पास, तो हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे अपनी, PYQ देख लेंगे थोड़े थोड़े, और देख लेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग इन चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।